तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 10 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। तो पहले लिख देंगे, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में निम्नलिखित अंतर है। पहले राज्य का लिखना है, तो लिखेंगे भारत में 28 राज्य है। राज्य को स्वायत्तता प्राप्त है, सिर्फ राज्य सरकार ही उसका अतिक्रमण कर सकता है, केंद्र उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। संविधान ने उसका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है। अब संघ शासित प्रदेश का देखेंगे। संघ शासित प्रदेश की संख्या 8 है, उसी को संघ या केंद्र बोलते हैं। तो संघ शासित प्रदेश को स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। संघ शासित प्रदेश केंद्र के अधीन होता है, उसे राज्य की तरह स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। और ये 15, 16, 19 में पूछा गया सवाल है, तो देख लीजिए इसको भी। एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। देश में पार्टियां होती है, किंतु किसी एक पार्टी की सत्ता होती है, अतः अन्य पार्टियों की सत्ता में भागीदारी नहीं होती है। जब किसी एक दल का प्रभाव पूरी सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था व राजनीतिक व्यवस्था पर होता है और चुनावी राजनीति अन्य दल उसके सामने कमज़ोर होते हैं, ऐसी ही व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। तो आज़ादी के बाद कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी जो सत्ता में रही। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद 1957 में द्वितीय आम चुनाव तथा 1962 के तृतीय आम चुनाव में भी कांग्रेस का बहुमत मिला। चुनाव के दौरान अन्य सभी राजनीतिक दल इतने कमज़ोर थे कि वह कांग्रेस के बराबरी तो दूर की बात, इसके अगल बगल भी नहीं रह सकी। 8 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल से आप क्या समझते हैं अथवा दल बदल क्या है। ये भी 2022 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा, जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है या नया दल बना लेता है या अपनी सदस्यता छोड़े बिना ही सदन में उस पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है, तो उसे ही राजनीतिक दल बदल कहते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो पहले लिखेंगे, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर निम्नलिखित है। पहले लिख रहे हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था। इसमें देश के संसाधनों और विकास का कार्य सलाहकार के हाथ में होती है। इसे दूसरी दुनिया का भी देश कहा जाता था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था का समर्थन पश्चिमी देश और अमेरिका कर रहा था। इसमें देश के संसाधनों और विकास की जिम्मेदारी निजी हाथों में होती है। इसे पहली दुनिया भी कहा जाता है। योजना आयोग क्या है। भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया था। यह आयोग सलाहकार की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार कौन सी रणनीति और रास्ता अपनाएगा, योजना आयोग इसमें मुख्य भूमिका निभाए। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, यह 2017 में पूछा गया था। श्वेत क्रांति का तात्पर्य है कि देश में दूध का उत्पादन में ऐसा प्रयास करना जिससे उसमें अधिक से अधिक वृद्धि हो। इसके अंतर्गत अच्छी नस्ल की पशुओं की व्यवस्था तथा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके दूध उत्पादन में वृद्धि हासिल की जाए, इसे ही श्वेत क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति क्या है, ये 2017 और 2019 में पूछा गया था। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाई। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध कराना शुरू किया, जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास हुआ। इसी रणनीति को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ गेहूं को हुआ था। अगला प्रश्न है, द्विध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया 2 खेमों में बंट गई। पहला पूंजीवाद, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, इसे पहली दुनिया भी कहा जाता है। दूसरा साम्यवाद, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, इसे दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था के ख़त्म होने के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया। यह शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका 2 खेमों में बंट गया। उस समय दुनिया के किसी भी देश के पास 2 ही विकल्प था, या तो वो अमेरिका के साथ मिल जाए
या सोवियत संघ के साथ। लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टिटो के द्वारा की गई। गुट निरपेक्षता की नीति के कुछ उद्देश्य भी हैं। वो नवोदित राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, युद्धों को रोकना, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना, शीत युद्ध की राजनीति में शामिल नहीं होना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति को समझाइए। भारत ने 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर पोखरण में ही 1998 मई में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। 5 परमाणु परीक्षण कर भारत ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया। भारत परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही करेगा। यह भारत की विदेश नीति का प्रमुख तत्व था। भारत ने CTBT पर भी हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ विकासशील देशों पर परमाणु परीक्षण पर पाबंदी लगाने के लिए था, जबकि अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन व फ्रांस आदि के पास परमाणु हथियार बनाने व रखने का अधिकार था। सॉरी अगर हैंडराइटिंग आपको नहीं पता चले तो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में लिखी हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो आप सुन के भी लिख सकते हो। थैंक यू।